नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं मन हूँ जिसे दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है। आज हम उसका भाग 4 का विवेचन करेंगे। भाग 4, मेरी संरचना। चलो, यदि आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं तो मैं आगे आपको मेरी संरचना के बारे में बताता हूँ। इससे आपको न सिर्फ मुझे समझने बल्कि मेरे उपद्रवों से बचने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। और इस बाबत कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं अपने संपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ आपकी नाभि में अदृश्य रूप से स्थित हूं, और चूंकि अदृश्य हूं इसलिए विज्ञान की पकड़ से बाहर हूं। और अपने मैकेनिज्म की बात करूं तो मेरे तरंगों की भिन्नता के आधार पर मुझे 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से कुछ उपद्रवी हैं तो कुछ अद्भुत शक्तियों से भरे पड़े हैं। मेरे उपद्रव मचाने वाले स्वरूप: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मेरे शक्तियों के केंद्र: सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, अल्टीमेट माइंड। मेरे इन 7 स्वरूपों के स्वभाव सर्वथा भिन्न हैं, और उस पर खूबी यह कि आप जब भी वह जिस भी मन में रहते हैं उसका स्वभाव स्वतः ही बाहर प्रकट हो जाता है। वहीं यदि मन के प्रकारों की बात करूं तो भले ही इनमें से कुछ उपद्रवी व खतरनाक हैं, परंतु साथ ही कुछ विलक्षण शक्तियों से भी भरे पड़े हैं। और इसका सीधा अर्थ समझो तो आपके जीवन का फैसला सिर्फ आप कौन से मन में जी रहे हैं उससे होता है। और अब इससे पहले कि मैं आपको मेरे 7 स्वरूपों के बारे में विस्तार से कुछ समझाऊं, आपको छोटे बच्चों का मन समझना होगा, और उसी से आपको मेरे तमाम स्वरूपों, उनके प्रभाव व उनके क्रियाकलापों को समझने में आसानी होगी। तथा यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि संभावना के हिसाब से सभी बच्चे करीब करीब एक समान लेकर पैदा होते हैं। यानी पैदा होने के समय मन के तल पर बच्चों में ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। बच्चों में जो भी आपसी भेद होते हैं वे डीएनए तथा जीन्स के कारण होते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर उनके वे सारे भेद उनके शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं। फिर बच्चों के मन पर लौट आऊँ तो बच्चे प्रमुखता से ही 2 ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम की व दूसरी क्रोध की, और ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऊर्जा वस्तुओं के मिलने यानी प्रेम से प्रकट होती है, या फिर उनकी टकराहट यानी क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। वैसे ही यदि आप किसी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह या तो आप उससे प्रेम जता कर ला सकते हैं, या फिर क्रोध कर आप यह कमाल दिखा सकते हैं। वैसे ही यदि आपको अपने में कोई परिवर्तन लाना हो तो भी आपको स्वयं से ही यही 2 भाषा बोलनी होती है। परंतु दुर्भाग्य से आज हर एक में इन दोनों का ही अभाव है। अब जीवन को बढ़ाने वाली क्रोध और प्रेम नामक ये 2 परम शक्तियाँ मनुष्य में से क्यों गायब हो गई, यह चर्चा मैं बाद में करता हूँ। अभी तो यह स्पष्ट कर दूँ कि इन 2 महाशक्तियों की परम उपस्थिति के साथ जीवन में सफलता पाने की तमाम संभावनाएं लेकर पैदा होता है। आप भी गौर से देखना, बच्चे को कोई मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो वह प्रेम पूर्वक तरीके से मस्त हो जाता है। वहीं यदि कुछ उसके मन मुताबिक नहीं होता या फिर उसकी पसंद की कोई वस्तु उससे छीन ली जाती है तो वह क्रोध में भरकर उपद्रव पर उतर आता है। बस वह तीसरी कोई बात यह भाषा समझता ही नहीं, यानी बच्चा ऊर्जा का अच्छा भंडार है और अच्छा भंडार लेकर ही पैदा हुआ होता है। वहीं बच्चों के अन्य विशेषता के बाबत बात करूं तो वे कुछ विशेष जानते भी नहीं हैं। बहुत हुआ तो वे अपनी माँ को पहचानते हैं, बाकी रिश्ते उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ खेल लेते हैं, जिसके साथ नहीं अच्छा लगता उससे दूर हट जाते हैं। ऊंच नीच,
या अपने पराये के भेदभाव उनमें नहीं होते। व्यर्थ की जानकारियाँ भी उनसे कोसों दूर होती हैं। वहीं उन्हें अपने धर्म, देश, जाति या समाज के बाबत भी कुछ समझ मालूम नहीं होता। और आपने गौर किया ही होगा कि उनका उन बातों से काम अटकता भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि उपरोक्त तमाम विशेषताएं ही उनकी कभी न खत्म होने वाली मस्ती का राज है। और यही एक बुनियादी कारण है कि बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। वैसे बच्चों की एक और विशेषता कहूँ तो चूँकि वे प्रेम व क्रोध नामक संसार की दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, सो वे प्रायः ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अतः आप अन्य कुछ भी करना, बच्चों को कभी कमज़ोर समझने की भूल मत करना। आपने भी गौर किया होगा कि बच्चे कितना ही उपद्रव कर लें, कभी नहीं थकते। कितना ही खेल कर उठे हों, परंतु फिर खेलने का मौका मिला नहीं कि झट से तैयार। उनके उपद्रवों का आलम तो यह होता है कि बारी बारी दिन भर 4 वयस्क उन्हें संभालने में लगे रहते हैं। तो चारों थक जाएंगे, लेकिन ये बच्चे कभी नहीं थकेंगे। बड़े से बड़े रियाजी एथलीट से कह दिया जाए कि दिन भर वह करो जो बच्चा कर रहा है, तो चंद घंटों में ही वह ढेर हो जाएगा। बच्चा कुर्सी के नीचे घुसेगा और टेबल पर निकलेगा। चढ़ाओ तो वह दिन में 20-30 बार चढ़ उतर जाएगा। एथलीट तो घबरा कर कहेगा, इसके साथ खेलने से तो ओलंपिक मेडल पाना आसान है। कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार यह कि प्रेम और क्रोध दो ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। जिस मनुष्य ने इन दोनों को खो दिया वह ऊर्जाहीन हो गया। खैर, आगे यदि बच्चों के बुद्धिमत्ता की बात करूं तो वे अति बुद्धिशाली भी होते हैं। उन्हें कब क्या चाहिए और वह कैसे मिल सकता है, इसका पूरा ज्ञान होता है। और यही कारण है कि उन्हें जो चाहिए वे हासिल करके ही रहते हैं। ऐसा मुस्कुराएंगे और ऐसा तो लाड से बोलेंगे कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप फिर भी बात न बनी तो क्रोध, उपद्रव व जिद तो है ही, पूरा घर सर पे उठा लेंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे, पर जो चाहिए वह हासिल करके ही रहेंगे। वही उनके आकर्षण का तो कहना ही क्या। कौन है जो बच्चों से प्रेम नहीं करता? कौन है जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देना नहीं चाहता? बच्चों के आकर्षण का आलम तो यह है कि बड़े से बड़ा क्रूर मनुष्य भी उनके साथ दुष्टता नहीं कर पाता। कई बार तो गुंडे या लुटेरों के बीच फंसे माँ बाप भी बच्चों के कारण बच जाते हैं। साथ में बच्चा देखकर हर कोई दया खाने को मजबूर हो जाता है। इसके अलावा भी बच्चों के अन्य गुणों की बात की जाए तो निर्दोषता, भोलापन, चंचलता और कंसंट्रेशन, ये सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। और कंसंट्रेशन की बात ही मत करो, ध्यान तो उनका परम होता है। आपने भी देखा होगा कि बच्चे कितने ध्यान से खेलते हैं। सोचो, यदि उतना ही कंसंट्रेशन बड़ों में आ जाए तो क्या वे जीवन की हर सफलता हासिल न कर लें? और उनके भूलने की बात का आलम तो यह है कि 2 मिनट पहले जिस बच्चे से झगड़े थे, अगले कुछ मिनटों में उसी के साथ फिर से प्रेम में खेलने लग जाते हैं। और उत्साह तो उनमें इतना होता है कि कितनी ही बार गिरे फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। अब इनके विपरीत थोड़ा बड़ों पर गौर करें। किसी एक बात में उनका ध्यान ही नहीं लगता। कहाँ गया वह कंसंट्रेशन जो बचपन में उनके पास था? और बड़ों का उत्साह, उसकी तो पूछो ही मत। 1-2 बार असफलता हाथ लगी नहीं कि बैठ गए सर पे हाथ रखकर। आत्महत्या तक का विचार आ जाता है मन में। ऐसे में निर्दोषता, भोलापन या ऊर्जा की बात ही करना बेकार है। चलो, यह सब तो ठीक, पर यहाँ सबसे सोचनीय विषय यह कि ये सारी गड़बड़ी हो कहाँ गई? तो यही समझाने हेतु तो बच्चों और आपके मन का फ़र्क मैं आप लोगों को समझा रहा था। दरअसल बच्चा जिस माइंड में पैदा होता है उसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह माइंड चूँकि सिर्फ प्रेम और क्रोध से भरा रहता है,
अतः ऊर्जा से भरपूर होता है। दुनिया में जितने भी सफल व सुखी लोग हुए हैं, फिर वे जानते हों या ना जानते हों, परंतु वे सभी कम से कम सुपर कॉन्शियस माइंड में ही जीते आए हैं। और यदि बात विस्तार से समझाने हेतु मैं आपको इस सुपर कॉन्शियस माइंड की चंद विशेषताएं बताऊं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। व्यर्थ की जानकारियों का भी इसमें सर्वथा अभाव होता है। साथ ही उत्साह, ध्यान व लगातार नया करने की चाह तो इसमें कूट कूट कर भरी रहती है। और ऊपर से क्रोध व प्रेम की ऊर्जा से भरे होने के कारण यह माइंड जो चाहे वह करने में ही पूरी तरह सक्षम होता है। अब यदि इस पूरी बात का सार कहूँ तो वह यह कि सफल मनुष्यों व बच्चों के गुणों में बड़ी समानताएं होती हैं, क्योंकि दोनों सुपर कॉन्शियस माइंड के आसपास ही जीते हैं। यदि ऐसा है तब तो सवाल यह उठता है कि सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ यह बच्चा किन मनों में वह क्यों पहुंच जाता है तथा उन मनों के स्वभाव क्या हैं। बिल्कुल बताता हूँ। यही बताने हेतु तो इतनी पृष्ठभूमि बनाई थी, और यही समझाना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी भी है, क्योंकि यही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यदि यहाँ संभाल लिया तो आपको सफल व सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, वापस मुख्य बिंदु पर लौट आऊँ तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, माँ बाप तथा परिवार वाले उसे तरह तरह की समझाइश व ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उसे उसका धर्म और उसकी जाति बताई जाती है। अपने व परायों का भेद उसके मन में पैदा किया जाता है। जीवन के व्यर्थ उद्देश्य पकड़ाकर उसे कुछ बनने हेतु उकसाया जाता है। बस इन सब से उसका कॉन्शियस माइंड बनाना शुरू हो जाता है, और यह कॉन्शियस माइंड बहुत कमज़ोर होता है। भय व सुरक्षा वह बात बेबात पकड़ता ही रहता है। और यहाँ यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भय और सुरक्षा पकड़ते ही उसका उत्साह व ध्यान कमज़ोर पड़ने लगता है। यानी यहीं से बच्चे की दुर्गति होना शुरू हो जाती है। लेकिन मामला यही नहीं अटकता। फिर उस छोटे से बच्चे को कुछ बनने हेतु स्कूल भेज दिया जाता है। बेचारा बच्चा जो पूर्ण स्वतंत्रता में जी रहा होता है, उसे भारी बस्ता उठाकर स्कूल जाने को मजबूर किया जाता है। न चाहते हुए भी उसे पढ़ाया जाता है। यही नहीं, फिर उसे अच्छे मार्क्स लाने हेतु भी उकसाया जाता है। और स्कूलों की तो बात ही क्या करना। जो बच्चा प्रेम चाहता था, जो खेलना चाहता था, उसे स्कूल में अनुशासन के नाम पर सताया जाता है। हालत यह हो जाती है कि स्कूल में टीचरों से तो उसे प्रेम नहीं मिलता। कुछ बड़ा होने पर बेचारे को घर में भी प्रेम मिलना बंद हो जाता है। और इस तरह हंसता खेलता एक फूल पढ़ाई के नाम पर मुरझा दिया जाता है। इससे धीरे धीरे बच्चे की जिद कमज़ोर हो जाती है। जिद कमज़ोर होते ही उसकी जुझारू क्षमता भी कमज़ोर होने पर लगती है। विश्व का कोई भी 4-5 वर्षीय बच्चा खेलकूद व स्वतंत्रता छोड़कर अनुशासन में नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि अधिकांश बच्चे रोते हुए स्कूल जाते हैं, कुछ शक्तिहीनों को छोड़कर। और मज़ा यह कि जो बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं, उनके माँ बाप बड़े तनके बताते हैं कि देखो मेरे बच्चे स्कूल जाते वक्त नहीं रोता। अरे मूर्ख, बड़ा होकर वह कोई आज्ञाकारी क्लर्क न बन जाए तो अच्छा है। यदि आप ये सीख जाएंगे तो मेरे तीनों कमज़ोर स्वरूपों को, यानी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड को अपने में मजबूत होने ही नहीं देंगे। और इस संदर्भ में मैं कह ही चुका हूँ कि कॉन्शियस माइंड व्यर्थ की जानकारियाँ एकत्रित करने से बनता है, जबकि अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड क्रोध व प्रेम दबाने से मजबूत होते हैं। वरना तो मनुष्य को दुख, चिंता, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन वगैरह पकड़े ही क्यों, क्योंकि कोई बच्चा वह लेकर थोड़ी पैदा हो रहा है। और ना ही मेरे कारण मनुष्य इन सब भावों में जीने को मजबूर है। यह तो चूंकि वह मेरे स्वभाव की बाबत नासमझी बरत रहा है।
इस कारण वह उसके दुष्परिणाम भोगने को मेरे द्वारा बाध्य किया जा रहा है। वरना आपने क्या किसी बच्चे को चिंता करते देखा है? अतः मनुष्य के दुखी व असफल जीवन के आपको किसी को दोष देना है तो वह आप अपने स्वयं को देना, और यह भी अच्छा से समझ लेना कि ये सारी चीज़ें आपसे मेरी कार्यप्रणाली न समझने के कारण हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे भाग में।